प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। अपनी तकदीर वही गढ़ता है, अपनी तकदीर वही गढ़ता है जो खूब मन लगाकर पढ़ता है। समरूपता के इस पहले प्रकरण में हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने 3 सवाल हल करके दिखाया है आपको। अब एक और अंतिम और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। प्रकीर्ण संग्रह का यह 13वां सवाल है। आकृति दी हुई है और आपको सिद्ध करना है। तो आकृति क्या दी हुई है? त्रिभुज ABC में GFED या DEFG एक वर्ग है और कोण A 90 अंश का है। त्रिभुज ABC में कोण A 90 है। बिंदु F भुजा AC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए DE का वर्ग बराबर BD गुणे EC। और किताब में दिया है कि आपको इसमें क्या करना है। इसमें हमें त्रिभुज GBD तथा त्रिभुज CFE को समरूप बताना है और फिर वर्ग उनके जो वर्ग की भुजाएं हैं वो सर्वांग सम है, उनका उपयोग करके हमें इस अपने जो अपेक्षित है सिद्ध करने वाली उपपत्ति है उसको लिखना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अपने इस आकृति को समझ लेते हैं। कोण A जो है 90 अंश है और ये सम वर्ग है। वर्ग का मतलब इनके चारों कोण समकोण है। हमें मुख्य त्रिभुज जो त्रिभुज ABC है इसको त्रिभुज एक ये यानी कि GBD और त्रिभुज FEC इसको क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। मतलब सबसे पहले हम जब दो त्रिभुजों का नाम लेते हैं तो उनकी एक एक की संगति को जरूर ध्यान में रखिए। तो एक एक की संगत को कैसे ध्यान में रखिए? ऐसे अपने मन में अपने पेपर पे पहले से मन ही मन में थोड़ा सा ये निर्धारित कर लीजिए कि कौन सी किसकी एक एक की संगत होगी। क्योंकि ये अगर मैं पहला त्रिभुज लेती हूँ, पहले त्रिभुज में A 90 अंश का है, तो यहाँ इस त्रिभुज पहले त्रिभुज में कौन 90 है? D है, यानी A की संगति D के साथ है। मैं पेंसिल से आप पेंसिल से हम पीछे लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ त्रिभुज का नाम लिखने के लिए भी हमें थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी कि हम त्रिभुज का नाम कौन सा लिखें। तो त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज DBG में हम एक एक की संगत को ध्यान से फटाफट देख लेंगे। A 90 है, यहाँ पे D 90 है, इसलिए अब B जो है ABC में भी है और इसमें भी है, तो B सामान्य है, तो B की संगति B की है, तो बचा कौन? C, और इसका कौन बचा? G, तो C की एक एक की संगत G, तो ये त्रिभुज का नाम हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ABC है और C, अब कोण का हमें त्रिभुज का नाम लिखना है, तो यहाँ 90 है और कहाँ पर 90 है? E का 90 है, तो A का एक एक की संगत E के साथ हो गई और C यहाँ सामान्य है, C सामान्य है, तो बचा कौन? B और F, यानी B की एक एक की संगत F के साथ हुई। तो हम त्रिभुज का नाम लिखने के लिए ये हल्की सी छोटी सी अपना रफ वर्क लिख लेंगे फटाफट की एक एक की संगत, क्योंकि बच्चों समरूपता में एक एक की संगत बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी भुजाओं का अनुपात लिखने के लिए। तो फटाफट लिख लेंगे और इसके बाद हम अपना उपपत्ति लिखना शुरू करेंगे। तो आकृति आपके साथ ही रहने देनी चाहिए क्योंकि आपको इसमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो हम उपपत्ति लिखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBG में क्योंकि मैंने एक एक की संगत पहले से एक बार देख ली है तो त्रिभुज का नाम लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसमें हम तुलना करते हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुजों में हम ये देखते हैं कौन सा कोण सर्वांग सम है। तो ABC सर्वांग सम, GBD सामान्य कोण है, B इस एक में भी है और इस मुख्य त्रिभुज में भी है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर कर दिया। तो आपको एक त्रिभुज ये येलो को पूरे त्रिभुज के साथ देखना है। तो इसमें B सामान्य है और एक कोण 90 अंश है, कौन सा? A कोण और D। तो कोको कसौटी के अनुसार ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर देखो एकदम क्लियर कोण के हिसाब से उनकी एक एक की संगत लिख दी है। इस संगति के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBG, हम इसको कथन 1 दे देंगे को कसौटी के अनुसार। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पे, मुख्य त्रिभुज और दूसरा नंबर का त्रिभुज। मुख्य त्रिभुज ABC है, इसमें भी हम लिखते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तो BAC सर्वांग सम कोण FEC दोनों 90 हैं, 90 अंश 90 अंश, और BAC कोण BAC और FEC ये तो हो गया 90 अंश, और ACB सर्वांग सम FCE
सी कोण जो कि सामान्य है, इसकी भी एकेकी संगत हमने क्लियर अच्छे से लिख दी है, 90 अंश के कोण के साथ 90 अंश का, क्योंकि जो कोण है वही शीर्ष बिंदु एकेकी संगत होती है। तो मैंने यहाँ शीर्ष बिंदुओं का लिखा है कि ए शीर्ष बिंदु की एकेकी संगत ई, शीर्ष बिंदु बी की एफ के साथ और सी की सी के साथ। इस तरह हमें त्रिभुज का नाम लिखने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ सी, AFC, अर्थात कि ये जो मुख्य त्रिभुज है वो 2 नंबर इस त्रिभुज के समरूप हो गया कोको कसौटी के अनुसार। बच्चों हमने क्या देखा कि जो मुख्य त्रिभुज है ABC ये 1 नंबर के साथ भी समरूप है और यही मुख्य त्रिभुज 2 नंबर के साथ भी समरूप है, अर्थात ABC समरूप है DBG यानी 1 नंबर वाला त्रिभुज और ये समरूप है 2 नंबर वाले के साथ। बच्चों छोटा सा एक इंफॉर्मेशन कि जब हम ये गुणधर्म पढ़ते हैं, चाहे सर्वांग समता हो, चाहे रेखाखंड हो, या सर्वांग सम त्रिभुज हो या समरूप त्रिभुज हो, ये 3 हमेशा किताब में आप देखते हो परावर्तकता, यानी कि जो एक रेखाखंड है, चाहे त्रिभुज हो चाहे सर्वांग सम, सब में ये तीनों गुणधर्म पाए जाते हैं। तो खुद अपनी भुजा खुद के सर्वांग सम होती है, हम खुद के सर्वांग सम है, एक की बात होती है, और जब सममिति होती है तब 2 भुजाओं की तुलना होती है। कैसे? अगर AB सर्वांग सम CD के है तो इसका मतलब CD सर्वांग सम AB के है, यानी एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। लेकिन जब 3 भुजाओं की हम बात करते हैं तब उसको कहते हैं संक्रामकता। जैसे AB सर्वांग सम CD है और CD सर्वांग सम EF है, तो इसका मतलब कि AB सर्वांग सम EF, तो हम तीनों को एक साथ कहते हैं कि AB सर्वांग सम CD है, CD सर्वांग सम EF है। तो इसको संक्रामकता का गुणधर्म कहते हैं। ये आपको हर जो भी त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता या इस तरह से रेखाखंड में ये तीनों गुणधर्म आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए वही संक्रामकता का नियम से ABC जो मुख्य त्रिभुज है तीनों त्रिभुजों के समरूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 त्रिभुज जो 1 नंबर और 2 नंबर के त्रिभुज हैं उनकी समरूपता को देखेंगे, उनकी समरूपता। इसलिए त्रिभुज DBG समरूप EF, अब उनके संगत भुजाओं जो 3 अनुपात हैं, जो हमारा नियम हमेशा जब भी आप समरूप लिखते हो तो उन तीनों भुजाओं का अनुपात अपने क्रम में लिखते जाइए, और जो जरूरत होगी हम लेंगे, बाकी से हम जो है उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो अभी हमें क्या लेना है, DB बटे EF, दूसरा अनुपात BG बटे FC, और तीसरा है DG बटे EC। हमने तीनों अनुपात लिख दिया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और ये हो गया तीसरा। परंतु हमें जानकारी और क्या दी है कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, यानी कि GF बराबर जो भी भुजाओं का नाम है हम उसको दिखा देंगे कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, चारों भुजाएं, परंतु ये बराबर है, क्या है, ये वर्ग की भुजा है। परंतु अभी हमें जब हमारा सवाल है जो सिद्ध करने वाला सवाल है उसमें DE और BD ऐसे भुजाओं का, तो हमें BD इससे चाहिए, तो हमें इस अनुपात की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों की जरूरत है, आवश्यकता है। तो हम उन्हीं दोनों अनुपात को लेंगे। हमने दोनों अनुपात को ले लिया, तिरछा गुणा किया, DB गुणे EC बराबर DG गुणे EF। अब बच्चों DB गुणे EC हमें एक पक्ष तो मिल गया, BD यानी DB, BD यानी DB और EC ये पक्ष तो मिल गया, हमें अभी दाहिने पक्ष को इस तरफ को खाली DE करना है। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो ED जो है वो सर्वांग सम है DE या ED, दोनों DE या ED, हमने हमारा DE दिया हुआ है इसलिए ED को मैंने ED कर दिया। तो ये दोनों भुजाएं जो है वो आपस में यहाँ बराबर है, इसको ध्यान से देखिए, ये आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया, इन दोनों भुजाओं की जगह पे ED लिख दिया, और ED और DE एक ही भुजा है, एक ही रेखाखंड है, इसलिए हमने अब यहाँ पर DE² जो हमें अपेक्षित था वो मिल गया। तो बच्चों फिर से एक बार खाली अपने सवाल को और इस आकृति को ध्यान से देख लीजिए और अपनी उपपत्ति को लिख लीजिए। आप चाहिए तो इस पूरे सवाल को अपने हल को स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख सकते हो। लेखन सामग्री आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको समझ कर लिखेंगे तो हमेशा आपको वह मदद करेगी आगे ही आगे सवाल को समझने में और लिखने में।
तीन त्रिभुजों को इसमें समरूप किया, मुख्य 1 नंबर का, फिर मुख्य 2 नंबर से, और फिर पहले और दूसरों की तुलना करके हमने अपने जो अपेक्षित उत्तर है उसको हल करने के लिए हल किया और सिद्ध किया। ऐसे ही सवाल आपको अगले ही पाठ में, पाइथागोरस में ऐसे बहुत सारी सवाल ऐसे हल करने के लिए आएंगे। हमने इस पूरे प्रकरण में क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या किताब में से इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ये सब हमने पढ़ लिया है। और समानुपात का मूलभूत प्रमेय, त्रिभुज के जितनी भी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है आपने इसे पढ़ा है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको किताब में से क्या पढ़ना है। आपको किताब में पढ़ना है, इसे ध्यान में रखें। आपका एक किताब का कॉलम आता है, इसे ध्यान में रखें। अधिक जानकारी हेतु और कृति, ये सबको किताब में अच्छे से देख लीजिए और इसे ध्यान में रखें। आपको याद रखना है, अधिक जानकारी हेतु जो जानकारी दी है उसको भी पढ़ना है। इस तरह से सब पढ़ते हुए आपको यह सब पाठ पूरा करना है। अब अंत में मैं कुछ एक्सरसाइज और होमवर्क आपको देते हुए इस प्रकरण को आप अच्छे से तैयार करें और आपको यह प्रकरण अच्छे से तैयार हो जाए, इस चीज़ के लिए आपको शुभकामना देती हूँ। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको ये सारे सवाल आप लिखते जाइएगा। इन सवालों के साथ आपको छोड़ती जाती हूँ। और एक बार ये पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद ये पूरा ले लीजिए और इन सवालों को हल करिए। इस पूरे प्रकरण में अनुपात को हल करना जिसे आ गया वह एक कला है, एक कौशल है, अनुपात को हल करना। अनुपात हल कर लिए तब आपको बहुत सारे सवाल अच्छे से हल कर सकेंगे और ये पाठ आपको आसान हो जाएगा। अब इसका इस सवाल का ले लीजिए, हटा दें। जो भी क्वेश्चन मार्क है उन रेखाखंडों की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आप प्रैक्टिस करिए। और कुछ अनुपात और भी दिया है, ये अनुपात, तो बच्चों इन अनुपातों को हल करते रहिए। और जब अनुपात, क्योंकि अनुपात हल करना आ गया और हमें प्रमेय आ गया अच्छी तरह से समझ के, तो हम सारे के सारे सवाल को अच्छी तरह से हल कर सकेंगे। तो इसी के साथ यह प्रकरण मैं समाप्त करती हूँ। अपने शिक्षक और ये आपको सपोर्ट करने वाले वीडियो जो मैंने पोस्ट किए हैं आप देखिए और इस प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आपको इस प्रकरण की तैयारी के लिए मैं आपको शुभकामना देती हूँ और आगे की परीक्षा के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो। इसलिए तैयार होते रहिए, करते रहिए, बिल्कुल चिंता न करिए, खुश रहिए। अंत में अपने आप को प्रेरित करते रहिए और गणित को समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।